नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा पिछले महीने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भारत आए थे। लेकिन उनका जो विजिट था वो बहुत ही अनयूजुअल था, क्योंकि जनरली क्या होता है, दिल्ली आते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, इन सब से मुलाकात होती है। लेकिन उन्होंने अपना जो दौरा है वो कोलकाता से स्टार्ट किया था, और काफी लोग शॉक में थे कि वो क्रिश्चियन जो मिशनरीज हैं उनसे यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये खबर, रूबियो विजिट मिशनरीज ऑफ चैरिटी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज विजिट टू इंडिया। और उस समय भी यहाँ पर यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने चिंता जताई थी, प्रेशर जताया था कि यहाँ पर आप भारत से बातचीत करिए कि भारत के अंदर जो FCRA है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसमें जो बदलाव करने जा रही है सरकार, 2026 का जो अमेंडमेंट है, इसको लेकर कंसर्न जताया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी जो खबर आ रही है इसके अंदर बताया जा रहा है जितने भी यूएस में पार्टीज हैं, बेसिकली दो पार्टीज वहां पर, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, वो एक साथ आ गए हैं ताकि भारत के FCRA के जो नए चेंजेस किए जा रहे हैं उसको रोका जा सके। तो इसको डिटेल में समझेंगे कि भारत क्या करने जा रहा है, अमेरिका को क्यों चिंता, और स्पेशली यहाँ पर डेमोक्रेट्स को क्या प्रॉब्लम है और जो रिपब्लिकन है उनको क्या दिक्कत है, क्योंकि दोनों की अलग अलग समस्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ के साथ जुड़िए, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। और अभी खास बात यह है कि 50% फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। यहाँ पर 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, सब कुछ है, और भी कई सारे फीचर्स हैं, अलग अलग पैकेजेस अवेलेबल हैं, जो चाहे आप ले सकते हैं। ये फोन नंबर दिया है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए क्या है ना, भारत ने 2026 का FCRA अमेंडमेंट लाए हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ऑल्दो मैं बता दूं कि अभी ये लोकसभा में फंस रखा है, अभी ये पास नहीं हुआ है, लेकिन ये अगर चेंजेस होता है तो इसकी वजह से यहाँ पर जो यूएस के लॉ मेकर्स हैं उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं उनका ये मानना है कि अगर ये पास हुआ तो जो भारत के अंदर फंडिंग की जाती है, जो फॉरेन फंडिंग होती है भारत के एनजीओज में, वो एक प्रकार से रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं भारत में काम कर रहे हैं विदेशी पैसों से, वो यहाँ पर काम करना बंद कर देंगे, मतलब उनको सस्पेंड करना आसान हो जाएगा भारत के लिए। इसके अलावा उनके जो एसेट्स हैं, फंड्स हैं, वो सरकार, भारत सरकार रोक सकती है। गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। ये अमेरिका के लॉ मेकर्स को चिंता है, और ये जो कंसर्न्स है वो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया है कि यूएस कांग्रेस जो है वो अब ट्रंप से डायरेक्टली बातचीत कर रही है, ट्रंप पर प्रेशर डाल रही है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, कि आप इस मुद्दे को भारत के साथ उठाइए। अच्छा, यहां पर एक चीज समझिए, FCRA जो मैं बार बार कह रहा हूं, FCRA का सिंपल अर्थ है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये पहली बार जब कानून बना था 1976 में, इमरजेंसी के दौरान, और फाइनली 2010 में, मतलब यहां पर ये जो पूरा कानून है वो बदल दिया गया था। 2010 में नया एक्ट लाया गया था फॉर FCRA का, और इसका मेन पर्पस क्या था, ताकि जितने भी फॉरेन डोनेशंस आते हैं एनजीओस को, ट्रस्ट को, सोसाइटीज को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को, चैरिटेबल बॉडीज को, भारत के अंदर ये जितने भी हैं जिनको फॉरेन डोनेशंस आते हैं, उनको रेगुलेट किया जाए। यहाँ पर मेन रैशनल यही था भारत सरकार का कि फॉरेन मनी कहीं ना कहीं भारत में जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है, सोशल मूवमेंट हो गया, पब्लिक ओपिनियन हो गया, इनफैक्ट नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा बन सकता है। सो दैट इज वाई भारत सरकार को लगा कि भाई ये जो फॉरेन फंडिंग है उसको यहाँ पर मॉनिटर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये पैसा किधर जा रहा है, कहीं एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए तो नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो FCRA का कानून है ये भारत में अक्रॉस पार्टीज इसको सपोर्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी सपोर्ट कर रही है तो कांग्रेस विरोध है, ऐसा नहीं है। यहां पर चाहे कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी थी, कोalition गवर्नमेंट था, सभी यहां पर चाहते थे कि फॉरेन फंडिंग के ऊपर रेगुलेशन किया जाए। और क्यों? क्योंकि एक तो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। फॉरेन एंटिटीज क्या कर सकती हैं, भारत में इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, भारत के इलेक्शंस को, पब्लिक प्रोटेस्ट को, सोशल मूवमेंट को। और कई बार भारत सरकार ने आरोप लगाया है कि भारत में कई सारे जो प्रदर्शन होते हैं वो फॉरेन फंडेड होते हैं। फिर इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, मतलब जो फॉरेन फंड्स हैं वो इलीगल फाइनेंशियल ट्रांसफर्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, टेरर फाइनेंसिंग के लिए, शेल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और तीसरा फॉरेन इन्फ्लुएंस, मतलब जो कई सारे कंट्रीज हैं जो भारत की तरक्की को शायद नहीं समझ देखना चाहेंगे, तो वो एनजीओस का इस्तेमाल करते हैं और
एक प्रकार से वो सॉफ्ट पावर की तरह रहता है, रिलीजियस आउटरीच की तरह रहता है, आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस की तरह रहता है। तो कहीं न कहीं जितनी भी सरकारें हैं भारत में वो एफसीआरए को सपोर्ट करते आई हैं। अच्छा, 2026 का जो अमेंडमेंट है वो इतना कंट्रोवर्शियल क्यों हो गया? क्या है कि यहाँ पर अगर ये पास हो जाता है तो क्रिटिक्स का आर्गुमेंट ये है कि इसकी वजह से भारत सरकार के पास बहुत सारी पावर आ जाएँगी। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को, किसी भी एनजीओ को के अकाउंट को फ्रीज कर सकेगी, सारा पैसा उसको रोक सकेगी, प्रॉपर्टी सीज कर पाएगी। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है लंबे समय से जो चल रहे हैं उनको यहाँ पर सस्पेंड कर सकती है। जो फॉरेन ग्रांट्स मिलता है फॉरेन एनजीओज को वो यहाँ पर रुक सकता है। तो सपोर्टर्स जो हैं वो सरकार के वो ये कह रहे हैं कि देखो, हमें स्ट्रॉन्गर पावर की ज़रूरत है ताकि जो फॉरेन फंडिंग नेटवर्क है वो यहाँ पर रोका जाए, क्योंकि वो भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो गया है। अगर हम ये कानून, ये चेंजेस नहीं करेंगे तो यहाँ पर फॉरेन फंडिंग एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए होता रहेगा। लेकिन जो क्रिटिक्स का उनका कहना है कि देखो, एफसीआरए के अंदर ऑलरेडी सेफगार्ड दिया गया था, यहाँ पर और ज़्यादा एडिशनल पावर सरकार को देने की ज़रूरत नहीं थी। अगर कोई गलत काम हो रहा है एनजीओज वगैरह के थ्रू तो सरकार के पास ऑलरेडी इतना पावर है कि वो चीज़ों को मैनेज कर सकती है, तो फिर ये अमेंडमेंट क्यों लाने की ज़रूरत है? तो ये मेन चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं अब आपको बताता हूँ कि अमेरिका में जो दोनों पार्टीज हैं, एक तो रिपब्लिकन और दूसरी जो डेमोक्रेट है, दोनों को क्या कंसर्न है। सबसे पहले अगर हम रिपब्लिकन की बात करें तो वो बेसिकली रिलीजियस फ्रीडम के तहत इसको देखते हैं। उनका ये मानना है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जैसे जेम्स रिश, तो उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर एफसीआरए पास होता है तो अब भारत के अंदर अभी जो अमेंडमेंट आएगा तो इसकी वजह से जो यूएस लिंक्ड क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज हैं भारत में जो काम कर रहे हैं वो एक प्रकार से खतरे में आ जाएंगे। उनके फंड को सीज कर लेगी भारत सरकार, प्रॉपर्टी जब्त कर लेगी, और ये डीपली कंसर्निंग है। ये पोजीशन दिखाता है कि जो रिपब्लिकन फॉरेन पॉलिसी ट्रेंड है उसी का ही एक पार्ट है। क्योंकि आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने वो बार बार ये कहते हैं कि जो क्रिश्चियंस हैं विदेशों में हमें उनको प्रोटेक्ट करना है, उनके साथ प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा साउथ अफ्रीका, मतलब उनके ऊपर तो एकदम नाखुश हो गए थे डोनाल्ड ट्रंप, पिछले साल की बात है। यहाँ पर मतलब कह रहे थे कि जेनोसाइड हो रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर जो वाइट पीपल हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो क्रिश्चियंस हैं अब्रॉड में, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, फ्रीडम ऑफ वर्शिप है, ये सब चीज़ें प्रोटेक्ट होनी चाहिए, ये हमारा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। लेकिन जो डेमोक्रेट्स हैं उनका कंसर्न अलग है। देखो, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ही एफसीआरए को अपोज कर रहे हैं। रिपब्लिकन मेनली रिलीजियस ग्राउंड पर अपोज कर रहे हैं, लेकिन जो डेमोक्रेट्स हैं उनका ये मानना है कि देखो, ह्यूमन राइट्स, एनजीओ इंडिपेंडेंस, सिविल सोसाइटी, डेमोक्रेटिक फ्रीडम, ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा मायने रखती हैं। जो डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स हैं उनका मानना है कि अगर एफसीआरए का प्रोविज़न पास होता है तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें कमज़ोर हो जाएंगी। यहाँ पर जो गवर्नमेंट एक्शन है वो मॉनिटर नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे एनजीओज भारत में ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के एक्शंस पर नज़र रखे हुए हैं। अब वो कैसे कर पाएंगे? ह्यूमन राइट्स जो वर्क है वो कैसे कंडक्ट कर पाएंगे? जो एनवायरमेंटल कॉजेज़ को लेकर लोग काम कर रहे हैं वो कैसे होगा? सोशल सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कराएंगे? तो डेमोक्रेट्स का अलग मानना है। आई होप आप समझ लो। रिपब्लिकन जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, वो रिलीजियस फ्रीडम पर फोकस कर रही है। जो बाइडन वाली पार्टी है डेमोक्रेट, वो सिविल सोसाइटी फ्रीडम पर फोकस कर रही है। यहाँ पर रिपब्लिकन जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ क्रिश्चियन ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ये प्रोटेक्शन ऑफ एनजीओज की बात कर रहे हैं, ये फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। मतलब मोटिवेशन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कंक्लूजन एक ही है कि एफसीआरए को पास मत होने दो। अच्छा, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन जो है स्पेशली क्यों मेंशन किए गए हैं? देखो, ये बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव एस्पेक्ट है। कई जो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंटरनेशनली ऑपरेट करते हैं, वो चाहे वो चर्चेज हों, मिशनरी ग्रुप्स हों, क्रिश्चियन चैरिटीज़ हों, फेथ बेस्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों। कई जो यूएस लॉ मेकर्स हैं उनको यही डर है कि डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्ट होंगे ये जितने भी एनजीओज हैं, इनके ब्रांचेस हैं भारत के अंदर, जैसे स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, डिजास्टर रिलीफ, बहुत सी चीज़ें हैं। और अमेरिकन लॉ मेकर्स का यही आर्गूमेंट है कि ये जो ग्रुप्स हैं वो ह्यूमैनिटेरियन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो आप उनको क्यों रोकना चाहते हो? लेकिन दूसरी तरफ भारत में जो क्रिटिक्स हैं, जो इंडियन क्रिटिक्स का उनका आर्गुमेंट ये है कि कुछ जो फॉरेन फंडेड रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो प्रोसेलाइटाइजेशन, मतलब जो रिलीजियस कन्वर्जन वगैरह होता है उसमें एंगेज रहते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस कैंपेन में एंगेज रहते हैं, जो सही नहीं है। दीज आर एंटी इंडिया एक्टिविटीज। सो दिस डिसएग्रीमेंट लाइज एट द हार्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। मतलब इसी की वजह से
क्योंकि जो फॉरेन फंडिंग हो रही है उनका कुछ और कहना है, भारत में जो है कुछ और कहना है। अच्छा, यहाँ पर कांग्रेस क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है? देखो, मैं भारत में कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अमेरिका में जो उनकी पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहा जाता है। तो कांग्रेस भारत के डोमेस्टिक लॉ में क्यों इंटरफेयर कर रहा है? देखो, पहले तो देखने को मिलेगा ये बहुत ही अनयूजुअल है, लेकिन यूएस कांग्रेस अक्सर ये कमेंट करती रहती है, सिर्फ भारत को लेकर नहीं, पूरे दुनिया में जहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम, एनजीओ रेगुलेशंस, और जैसे चाइना हो गया, रशिया, ईरान, सऊदी अरब, टर्की, इन सब के ऊपर जो है कमेंट करती रहती है दोनों पार्टीज। कांग्रेस अपने आप को डिफेंडर की तरह देखती है यूनिवर्सल डेमोक्रेटिक वैल्यू में, और भारत जो है ऑफन यहाँ पर यही कहता आया है कि ये हमारा डोमेस्टिक मामला है, आप कौन होते हो यहाँ पर इंटरफेयर करने वाले। अच्छा, इसका रिस्पांस क्या हो सकता है? भारत को क्या रिस्पांस देना चाहिए? देखो, एक तो सॉवरेनिटी का मामला है, क्योंकि पहले भी अगर आप देखोगे तो भारत ने इन 3 ग्राउंड्स के बेसिस पर आर्गुमेंट दिया था। सबसे पहला सॉवरेनिटी, कि यहाँ पर हम जो कानून बनाना चाहें, जैसे करें, वो हमारी मर्जी है ना। हर एक देश के पास अधिकार होता है कि फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट किया जाए, वही हम कर रहे हैं। दूसरा, सिक्योरिटी, फॉरेन जो मनी है ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो हम चाहते हैं इसको रेगुलेट किया जाए। और ट्रांसपेरेंसी, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ओवरसीज फंड मिल रहा है जिनको, दे शुड बी अकाउंटेबल। ऐसा तो है नहीं कि उनको फंड मिल जाएगा, वो पैसा किधर गया उनको बताना तो चाहिए। अगर वो सही से बताएंगे तो उनका लाइसेंस रद्द नहीं होगा। और भारत जो है वो आर्गुमेंट यही देता है कि जो अमेंडमेंट्स हैं ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अप्लाई होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हीं के ऊपर होगा। मतलब किसी भी देश के हों, भारत के हों, जिनको फॉरेन फंडिंग मिल रही है, उनके ऊपर ये बेसिकली लागू होता है। अच्छा, इसमें भारत और यूएस का रिलेशन कैसे मायने रखता है? देखो, ये इशू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समय पर हो रहा है। भारत और अमेरिका दोनों कॉपरेट कर रहे हैं कई चीज़ों पे, इंडो स्पेसिफिक, डिफेंस टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर। लेकिन आपको पता ही होगा अभी जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास कई सारे शिप्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, और जयशंकर साहब ने ये मुद्दा भी उठाया था, 3 भारतीयों की जानें भी गई थी। तो यहाँ पर अमेरिका की तरफ से कोई बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स आया, कोई खेद नहीं जताया गया, बस बोला गया हाँ ठीक है, मतलब आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को जो है वो सही से करिए, उसके नियम को मानिए, तभी चीज़ें हो पाएंगी। खैर, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है कि अगर यही चीज़ बार बार होता रहेगा, अगर अमेरिका, कांग्रेस, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, भारत को बार बार क्रिटिसाइज करेगी, तो डेफिनेटली पॉलिटिकल प्रेशर भारत में भी बढ़ेगा, जो पब्लिक नैरेटिव है वो भी यहाँ पर चेंज होने की कोशिश होगी। तो बहुत ही डिप्लोमेसी जो है वो कॉम्प्लिकेट आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन है वो तो चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो डिसएग्रीमेंट है भारत और अमेरिका के बीच में, वो भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप जाने से पहले मैं आपको बता दूं, 2 मेन विचारधारा है जिसको लेकर डिबेट होता रहता है। पहला है सॉवरेनिटी सेंटर्ड अप्रोच, इसमें भारत, चाइना, रशिया, इजिप्ट जैसे देश हैं जो कहते हैं कि ये भारत का मुद्दा है, हमारा डोमेस्टिक मुद्दा है, इस पर आप छेड़छाड़ मत करिए, ये हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मुद्दा है। वहीं दूसरी तरफ जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका हो गया, वो लिबरल सिविल सोसाइटी अप्रोच की तरफ जाते हैं कि एनजीओज को और मजबूत करो, फॉरेन ग्रांट्स को सपोर्ट करो ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए, सिविल सोसाइटी जो है वो प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। तो बहुत कुछ है यहाँ पर, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू ये जो चर्चा चल रही थी एग्जैक्टली क्या है वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा एनजीओ, कौन सा बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप यूँ कोई बात नहीं टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 50% फ्लैट डिस्काउंट तो आपको मिल ही रहा है, प्लस यहाँ पर 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज रिवीजन और 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाएगा। पूरी तैयारी यूपीएससी की होती है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। Study IQ IAS, making India smarter and better.